प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। शिक्षा जगत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। हम कक्षा 10 के विज्ञान में पाठ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ लिया था और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में हमने 4 प्रकार पढ़ लिए थे: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा था कि एक से अधिक अभिकारक है वे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण होता है। वियोजन अभिक्रिया में हमने देखा कि अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, विद्युत, प्रकाश ऊर्जा आदि देनी पड़ती है और एक से अधिक उत्पाद बनते हैं। फिर हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि उत्पाद का निर्माण होता है वह आयनों के आदान प्रदान से होता है, चार्ज के आदान प्रदान से होता है। इसमें 2 विस्थापन एक साथ होते हैं, इसलिए हम उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन दोनों नाम मिलते जुलते हैं, तो हम इसे आराम से पढ़ेंगे। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो या हाइड्रोजन में कमी हो, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि और हाइड्रोजन की मात्रा में कमी हो तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया ये इसकी बिल्कुल उल्टी है, विपरीत है। अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा: वह अभिक्रिया जिसमें, अब यह उपचयन की उल्टी है तो इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो इसमें ऑक्सीजन में कमी होगी, और हाइड्रोजन में इसमें कमी होती है तो इसमें हाइड्रोजन में वृद्धि होगी। तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन में वृद्धि या ऑक्सीजन में कमी हो, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन की हमने परिभाषाएं देख ली है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। कोयले का दहन है, इसमें कार्बन ठोस अवस्था में है और यह ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कर CO2 गैस बनाता है। तो कार्बन है यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और CO2 बनती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन है वह ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर यह CO2 गैस बना दी है। और अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ कार्बन अकेला है और यहाँ ऑक्सीजन उसके साथ है, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रही है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। और परिभाषा को देखें कि ऑक्सीजन में वृद्धि कहाँ होती है, ये उपचयन अभिक्रिया में होती है। तो यहाँ कार्बन का उपचयन हो रहा है, यहाँ उपचयन अभिक्रिया है। अगला उदाहरण एक और देख लेते हैं हम। कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करता है और कॉपर और जल बनता है। अब इसमें कॉपर ऑक्साइड है या कॉपर में बदल रहा है, यहाँ देख रहे हैं हम। तो यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन में कमी हो रही है और ऑक्सीजन में कमी हम जानते हैं अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ अपचयन। अब यदि हम H2 गैस को देखें और यहाँ जल बन रहा है तो यहाँ H2 के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है और ऑक्सीजन का जुड़ना अर्थात ऑक्सीजन में वृद्धि उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ उपचयन है।
तो इस उदाहरण में हमने देखा कि अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है। हमने उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को विस्तार से पढ़ा है। अब यदि हम देखें कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती है, उस समीकरण को हम क्या कहेंगे? तो वह समीकरण जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो, उस समीकरण को रेडॉक्स समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो, उस समीकरण को हम रेडॉक्स समीकरण कहते हैं। उदाहरण 2 को हम देखेंगे तो इसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है, इसलिए हम इस समीकरण को रेडॉक्स समीकरण कहेंगे। इससे आगे हम उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है इनको पढ़ेंगे। हमारे इस YouTube चैनल का एक ही उद्देश्य है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाएं वह बिल्कुल बारीकी से पढ़ाएं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हमें आशा है कि आप चैनल के साथ निरंतर बने रहेंगे। इससे आगे हम पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव के उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव। इस पॉइंट में हम देखेंगे कि उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संसरण। संसरण क्या होता है? यदि धातु आर्द्रता, वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संसारित हो जाती है, उस पर जंग लग जाती है। परिभाषा को वापस देखेंगे। यदि धातु आर्द्रता, वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, यदि धातु है वह आर्द्रता, वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आएगा तो वह धातु है वह संसारित हो जाती है, उस पर जंग लग जाती है। हम उदाहरण की बात करें, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना संसरण का उदाहरण है। दूसरा हम देखें चांदी, सिल्वर पर काली परत चढ़ना। तीसरा तांबे पर हरी परत चढ़ना। तो लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये सब संसरण के उदाहरण हैं। हम जानते हैं कि लोहा है वह काले रंग का होता है और यदि ये वायु, जल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो इस पर एक लाल परत चढ़ जाती है। इस लाल परत को ही हम जंग लगना कहते हैं लोहे पर। संसरण के बाद हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता के बारे में। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होता है? वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आती है तो वह खाने योग्य नहीं रहती, उसकी गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाता है।
यदि वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री है, ये वायु के संपर्क में आता है तो यह खाने योग्य नहीं रहता, उसकी गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। अब तेलीय खाद्य सामग्री या वसायुक्त खाद्य सामग्री है, ये वायु के संपर्क में आते हैं तो उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है, उसकी गंध परिवर्तित हो जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहती है। इससे बचाने के लिए हम एक तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, दूसरा खाद्य सामग्री को ठंडा करते हैं। अब नाइट्रोजन गैस की बात करें तो जो चिप्स के पैकेट है उसमें जो चिप्स होती है वह भी एक तेलीय खाद्य सामग्री है। तो तेलीय खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता में आने से बचाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि वह अधिक समय तक सुरक्षित रहे। दूसरा, फ्रीज आदि के माध्यम से खाद्य सामग्री को ठंडा करके भी हम उसको विकृत गंधिता में आने से बचा सकते हैं। इस प्रकार हमने उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव को देखा कि संसरण की घटना क्या किस तरह होती है और विकृत गंधिता किस प्रकार होती है। उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर पढ़ेंगे। तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अगला पॉइंट है हमारा। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है ये तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, हम इनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। ये नाम भी मिलते जुलते हैं तो आप आराम से पढ़ें। पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकले। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकले, जिसमें ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उससे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यदि उदाहरण की बात करें तो प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का जो दहन है वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें। दहन के लिए हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस जरूरी होता है। तो CH4 की क्रिया जब O2 के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मा का निर्माण होता है। CH4 की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं अर्थात प्राकृतिक गैस का ये दहन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, तो हम जानते हैं कि ऊष्मा का निर्माण होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बाद हम इसके अगले प्रकार ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ें। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़े। इसमें ऊष्मा का निर्माण हो रहा है और उसमें ऊष्मा प्रयोग में आती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा
की आवश्यकता हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम याद करते हैं कि हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ा था, उसमें हमने वियोजन अभिक्रिया में देखा था कि अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यही परिभाषा यहाँ पर भी है मिलती जुलती। तो वियोजन अभिक्रिया के जितने भी उदाहरण हैं, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण, इसके वे सभी एग्जाम्पल होंगे। वियोजन अभिक्रिया के जितने भी उदाहरण होते हैं वे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के भी उदाहरण होंगे। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को हम वापस देखें तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो, ऊष्मा भी निकले, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा देनी पड़े उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के जितने भी उदाहरण हैं वे ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो के संदर्भ में कमेंट जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दी गई बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि अगला वीडियो बनते ही सीधी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।